चलिए फिर एस जी पी फॉल्ट कैलकुलेशन। तो देखिए फॉल्ट कैलकुलेशन में जो हमने कल बताया था आपको, तो सबसे पहले मैं आपको किसी भी सर्किट में होने वाले फॉल्ट को निकालने के स्टेप सिखाऊंगा। क्या करेंगे? सबसे पहले हम सीखेंगे स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग, मतलब स्टेप सीखोगे आप स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग फॉल्ट्स। और कौन सा वाला फॉल्ट्स? क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉल्ट कौन सा फेमस होता है? आप जो भी देख रहा है मुझे ये बताओ कि सबसे ज़्यादा फॉल्ट जो फेमस होता है वो कौन सा फॉल्ट सबसे ज़्यादा फेमस होता है? बताइए ज़रा, कौन सा फॉल्ट सबसे ज़्यादा फेमस होता है? तो मैं आपको बता दूं, आप, मैं और हम सब जानते हैं कि एक शॉर्ट सर्किट फॉल्ट सबसे ज़्यादा फेमस होता है कि नहीं? मतलब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को जैसा अगर कभी फॉल्ट का नाम ले ले हम लोग को फॉल्ट, तो सबसे ज़्यादा माइंड में जो चीज़ आती है वो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के बारे में आती है। इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हमारा काफ़ी फेमस फॉल्ट हम कंसिडर कर सकते हैं। तो बस हम लोग यहाँ पर भी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, सिमेट्रिकल फॉल्ट्स की। और आज के इस लेक्चर के साथ हमारे फॉल्ट्स कंप्लीटली ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद अब लोग डिस्कस करेंगे सर्किट ब्रेकर्स एंड स्विच गियर्स को। सारे के सारे स्विच गियर डिस्कस करेंगे 4-5 दिन में, फिर पढ़ेंगे उनका प्रोटेक्शंस। बस ख़त्म कहानी। तो चलिए अब इसके स्टेप लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एक सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सभी कंपोनेंट्स का सिंगल लाइन डायग्राम बनाइए। सभी कंपोनेंट्स का सिंगल लाइन डायग्राम बनाइए। जो जो कंपोनेंट हमको दिए गए होते हैं उन सभी कंपोनेंट का सबसे पहले हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम बना लेते हैं। उसके बाद जो उनका परसेंटेज रिएक्टेंस दिया गया होता है उसको बेस केवीए परसेंटेज रिएक्टेंस में बदलते हैं। जो उनका परसेंटेज रिएक्टेंस दिया होता है उसको बेस केवीए परसेंटेज रिएक्टेंस में बदलते हैं। वरना एक काम करो, पहले स्टेप में सिंगल लाइन डायग्राम बनाओ और दूसरे स्टेप में बेस केवीए मानो। हाँ, ये ठीक रहेगा। पहले स्टेप में सिंगल लाइन डायग्राम बनाइए, दूसरे स्टेप में बेस केवीए मानो, तीसरे स्टेप में परसेंटेज रिएक्टेंस को बेस केवीए रिएक्टेंस में बदलो, और चौथे स्टेप में टोटल इक्विवेलेंट रिएक्टेंस निकालो। टोटल इक्विवेलेंट रिएक्टेंस निकालो, सीरीज या पैरेलल जो भी कॉम्बिनेशन है। और उसके बाद जब ये निकल जाए तो टोटल करंट निकालो। टोटल करंट एट सब कुछ बेस केवीए पर हो रहा है, सब कुछ बेस केवीए पर। उसके बाद निकालिए शॉर्ट सर्किट करंट, सबके फॉर्मूले लिखवा दिए थे और साथ में एक क्वेश्चन भी दिया था। और उसके बाद निकालिए शॉर्ट सर्किट बेस केवीए। तो ये इस प्रकार से हमारे 6 स्टेप हैं, 7 स्टेप हैं। और इन 7 स्टेप को फॉलो करते हुए हम अपने क्या बोलता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। आई बात समझ में? ये जो 6 स्टेप हैं, इन 6 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपने शॉर्ट सर्किट करंट की कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा इजीली कर सकते हैं। ये हमारी गारंटी की बात है। ठीक है भैया? ओके देन। तो चलिए फिर अब जल्दी से कैलकुलेट कर ही लेते हैं। हम एक सवाल लिख लेते हैं, उस सवाल को हम लोग जल्दी से करके देख लेते हैं। तो पहले 6 के 6 स्टेप आप लोग को याद रखने हैं। क्या है वो 6 स्टेप? सबसे पहले सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है, सभी कंपोनेंट जो जो दे रखे हों। फिर हमको एक बेस केवीए मानना है। फिर जो रिएक्टेंस है उन सभी रिएक्टेंस को बेस केवीए रिएक्टेंस में बदलना है, फॉर्मूला बता दिया था। फिर टोटल रिएक्टेंस निकालना है, फिर टोटल करंट, फिर शॉर्ट सर्किट करंट और फिर शॉर्ट सर्किट केवीए। और बस यही प्रोसेस है और इसी प्रोसेस के आधार पर
हमको अपने सारे काम करने हैं। तो चलिए जल्दी से अब वो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि मतलब जैसे कि कहीं पर क्या है कि एक ट्रांसफॉर्मर दिया गया है, दो ट्रांसफॉर्मर दिए गए हैं, और या फिर जनरेटिंग स्टेशन मान लीजिए कि दो हमारे जनरेटिंग स्टेशन दिए गए हैं। सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे पूरा इसका, उसमें एक 3 फेज सिस्टम का दिया जा रहा है और परसेंटेज रिएक्टेंस भी लिखे गए हैं उसमें कि क्या होते हैं, क्या हैं। उसके बाद आपको बताना है शॉर्ट सर्किट करंट कितना फ्लो होगा। अगर शॉर्ट सर्किट होगा उसकी एक एग्जैक्ट जगह दे रखी है, पोजीशन वहाँ पर। चलिए इसको भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी। और आज आप लोगों का एसजीपी का 2 चैप्टर ख़त्म हो गया है और सारे के सारे नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए। तो कल को आपका एसजीपी का टेस्ट होगा मॉर्निंग में, सुबह 7 बजे के आसपास या 6:30 बजे के आसपास। मैं पूरा एग्जैक्ट लिंक सेंड कर दूंगा, टेस्ट होगा आप लोगों का। और वो टेस्ट जिसने नहीं दिया उसको मैं ग्रुप से बाहर कर दूंगा। पढ़ाई करने आए तो पढ़ाई करनी पड़ेगी ज़रूर, ये नहीं है कि जब मरूंगा तब पढ़ाई की। अब जब आपकी क्लास लाइव ना लो तो आप एकदम बौखला जाते हो कि लाइव क्लास नहीं, लाइव क्लास नहीं है। और अब जब लाइव क्लास हो रही है तो आपको पता ही नहीं है कि लाइव क्लास होनी भी कि नहीं होनी है। और ये चीज़ें गुस्सा दिलाती हैं मुझे अक्सर बस। ये है 1500 kVA और इसमें जो परसेंटेज रिएक्टेंस है रेटेड वाला वो 30%, ऐसे लिखा होता है सब पे। ये है 20,000 नहीं, ये 15,000 kVA है। ये है 20,000 kVA और इसका जो परसेंटेज रिएक्टेंस है वो 50% है। ये है बी, ये है ए और ये यहाँ पर हुआ है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ये है एफ, ठीक। और ये जो बस बार है, इस बस बार में 12,000 वोल्ट का वोल्टेज है। ये रेटेड वोल्टेज आएगा, अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो ये रेटेड वोल्टेज की जगह काम आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो अभी सबसे पहले तो हमको सिंगल लाइन डायग्राम बनाना होता है, जो स्टेप मैंने बताए थे। तो सबसे पहले हमको सिंगल लाइन डायग्राम बनाना था उस स्टेप में। लेकिन और आपको कैलकुलेट, इस क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, इस क्वेश्चन में कैलकुलेट ये करना है कि इस एफ पर शॉर्ट सर्किट करंट क्या होगी। ये जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हुआ है यहाँ पर एफ पर, तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू क्या होगी। तो सब मैंने आपको जो स्टेप्स बताए थे उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम 100% इस न्यूमेरिकल को, इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो क्या स्टेप थे वो देखो। सबसे पहले हमको मानना था, सबसे पहले हमको सिंगल लाइन डायग्राम बनाना था। सिंगल लाइन डायग्राम हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में मिला हुआ है। उसके बाद हमको बेस केवीए मानना था। तो लिख दीजिए, माना बेस केवीए इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करके मान लीजिए बेस केवीए को इन दोनों को ऐड करके मान लीजिए। मैंने कल ही कहा था बेस केवीए किसी को भी मानो फर्क नहीं पड़ता है। तो फिलहाल हम बेस केवीए इन दोनों को ऐड करके मान लेते हैं और वो हो जाएगा 35,000 केवीए। तो बेस केवीए हमारा 35,000 केवीए हो गया। अब परसेंटेज रिएक्टेंस एक्स ए, इसका एट बेस केवीए। तो लिखेंगे परसेंटेज रिएक्टेंस एट बेस केवीए, किसका, ए वाले का। तो क्या होता है फॉर्मूला, बताना जरा। फॉर्मूला था बेस केवीए अपॉन रेटेड केवीए इनटू परसेंटेज रिएक्टेंस, ये फॉर्मूला था। यही तो दिक्कत है, सब कुछ तो भूल जा रहे हो, फिर कैसे बात बनेगी यार। जब सब कुछ आप भूल जाओगे फिर कैसे बात बनेगी। जब आप सब कुछ भूल जा रहे हो तो फिर सेंस क्या बनता है इस बात का। चलिए, जब एक्स ए निकालोगे तो क्या हो जाएगा एक्स ए, इसकी वैल्यू है 35,000, इसकी वैल्यू है 15,000 और इसमें हो रहा है 30% का। ये सॉल्व करेंगे
तो ये 5 से काटिए 7, 3, 10, 70% जो परसेंटेज रिएक्टेंस की वैल्यू आई, एक्स ए की वैल्यू आई, वो आपकी आई 70% एट बेस KVA। मतलब बेस KVA पर ए वाली साइड में जो ए वाला जनरेटिंग स्टेशन है वहाँ पर आपका 70% रिएक्टेंस है। वैसे ही बी पर निकालिए जल्दी जल्दी, यही तो थे स्टेप जरूर फॉलो कर लेना भैया। सबसे पहले सिंगल लाइन डायग्राम बेस KVA मानना, फिर परसेंटेज रिएक्टेंस निकालना बेस KVA पर, फिर सबको ऐड करना, फिर करंट निकालना, शॉर्ट सर्किट निकालना, आंसर ऐसे करते हैं। तो अब ये निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35,000 अपॉन 20,000 इंटू कितना 50, 3 जीरो कट गए, 5 से काटिए 7 और 4, 2 से काटिए 25 और 2, फिर 2 से काटिए 12.5, फिर 5 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 5 35, 7 2 जा 14 और 3 17 और 7 1 जा 7 और 1 87.5। तो ये एक्स बी की वैल्यू आ गई 87.5%। कितनी आई भैया, ये एक्स बी की वैल्यू आ गई 87.5%। तो जो 6 स्टेप बताए थे बस उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमको काम करना है। क्या करना है, जो आपको 6 स्टेप बताए हैं बस उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए काम करना है, कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है आपको, बस उन्हीं 6। अब हमने ये दूसरा स्टेप फॉलो कर लिया है पर, यानी कि परसेंटेज रिएक्टेंस निकाल लिया दोनों का। अब इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो देखो देखा जाए तो एक तो रिएक्टेंस हमारा ये वाला है, एक रिएक्टेंस हमारा ये वाला है, और इन दोनों से मिल करके जा रहा है ये, और यहाँ पर हुआ है फॉल्ट। ठीक, तो ये है एक्स ए, ये है एक्स बी, और अगर इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस निकाला जाए तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, इसीलिए एक्स ई क्यू इक्विवेलेंट ये हो जाएगा एक्स ए पैरेलल एक्स बी। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 70 इंटू 87.5 अपॉन 70 प्लस 87.5। पैरेलल में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं उनको तो हम लोग इसी प्रकार से जोड़ते हैं, ऐसे तो नहीं ना कि कोई और प्रकार है। जो रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में कनेक्ट होते हैं उनको तो जहाँ तक मैंने देखा है हम लोग इसी प्रकार से जोड़ते हैं। और इसका आंसर आ रहा है हमारे पास, जब हम लोग इन दोनों के दोनों रिएक्टेंसेस को निकालेंगे तो आएगा हमारे पास 38.9%। कितना आ रहा है, 38.89%। ये पूरा हिसाब है। मतलब जब ये दोनों रिएक्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट हो गए तो हमारे पास ओवरऑल इतने परसेंट का परसेंटेज रिएक्टेंस इक्विवेलेंट निकल के आया है। ठीक, अब क्या करना है, अब आपको पता ही है बच्चों कि हम लोगों को लाइन करंट निकालनी है, और लाइन करंट निकालने के बाद फिर हमको सीधा सीधा शॉर्ट सर्किट करंट निकाल देनी है। तो चलिए अब हम लोग लाइन करंट निकालते हैं। जैसे कि हमने स्टेप बताए थे उन्हीं सब स्टेप्स को फॉलो करना है, एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं, ना अलग कुछ है ना एक्स्ट्रा कुछ है, वही सारे स्टेप फॉलो करने। अब निकालते हैं हम लोग लाइन करंट। तो चलिए निकाल देते हैं लाइन करंट को भी। लाइन करंट का फॉर्मूला तो बिल्कुल ही बेसिक होता है, हम सबको पता होता है। क्या होता है, P बराबर √3 BI cos फाई होता है। यहाँ से I निकालना है तो P अपॉन √3 B इंटू कोस फाई इक्वल्स टू I। जब I निकालेंगे P का मतलब होता है बेस KVA, और P कितना है यहाँ पर, P है हमारा 35,000 अपॉन √3, B है यहाँ पर 12,000 इंटू कोस फाई की वैल्यू आप जो मैंने वो लगा दो, या फिर अच्छा हाँ सॉरी यहाँ तो कोस फाई की वैल्यू लगेगी नहीं ना। क्यों नहीं लगेगी, देखो हम बात KVA की कर रहे हैं, और वहाँ पर भी वैल्यू 35,000 KVA था, तो यहाँ पर कोस फाई की कोई वैल्यू नहीं लगेगी क्योंकि ये एपरेंट पावर है। चलिए सॉल्व करिए। तो ये 35 अपॉन √3 इंटू 12, जब इसको सोल्व करेंगे तो करंट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए बताइए, सॉल्व करके सोल्व करो और बताओ कि कितनी वैल्यू आई है करंट की। वैसे करंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 1684। कितनी आएगी, वो आएगी 1684 एम्पियर।
तो वो हो जाएगी 1684 एम्पियर। ठीक, तो ये 1684 एम्पियर हम लोगों ने करंट निकाला है, नॉर्मल करंट, लाइन करंट जिसको बोलते हैं। और अब अपना आखिरी स्टेप की तरफ आइए, शॉर्ट सर्किट करंट को निकालिए। किसको निकालना है? अब आखिरी स्टेप की तरफ आओ और अपने शॉर्ट सर्किट करंट को निकालो। चलिए, और शॉर्ट सर्किट करंट का फॉर्मूला कितने लोगों को आता है? यही बात है, पढ़ना पढ़ना है नहीं कुछ, सबके सब भूल जा रहे हो। तो जो शॉर्ट सर्किट करंट का फॉर्मूला है वो होता है हमारे पास ISC निकालने का फॉर्मूला होता है I इंटू 100 अपॉन परसेंटेज रिएक्टेंस। तो I की वैल्यू क्या आई है? 1684 इंटू 100 अपॉन परसेंटेज रिएक्टेंस की वैल्यू क्या थी? 38.89। चलिए इसको सोल्व करके शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू फाइंड करिए कितनी आ रही है, और बताइए जल्दी से क्या आ रही है शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू भैया। हमारी शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू आ रही है 4330 एम्पियर। फाइनल आंसर निकल के आ गया। मतलब जो हमारा डायग्राम बना था उस डायग्राम में उस F पर, जहाँ पर F पॉइंट डाल रखा था, वहाँ पर इतनी ज़्यादा शॉर्ट सर्किट करंट प्रोड्यूस होगी, 4330 4330 करंट फ्लो होगी। आई बात समझ में? चलो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का SGP के आपके 5th सेमेस्टर वाले बैच में फिर से स्वागत है। मैं हूं रोहित आरब। और बच्चों, आपको पता ही है कि हम लोग SGP के 2 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। सबसे पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था? सबसे पहले चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंट्रोडक्शन क्या होता है SGP का, कि स्विच गियर्स होते क्या हैं, यानी कि स्विच गियर्स की प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, डिफरेंट स्विच गियर्स के नाम पढ़े थे। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स, उसमें हम लोगों ने डिफरेंट इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट्स था, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स था, सममित प्रदोष और असममित प्रदोष। सिमेट्रिकल फॉल्ट्स वो फॉल्ट्स थे जो कि तीनों फेजेस में, और ये जो जिन फॉल्ट्स की बात मैं कर रहा हूँ वो दरअसल हमारे केवल 3 फेज सिस्टम में थे। और बेसिकली जो सब्जेक्ट है आपका SGP, जिसका नाम है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, तो ये तो होगा ही 3 फेज सिस्टम में, क्योंकि इसके 90% से ज़्यादा कंपोनेंट तो सिर्फ और सिर्फ सब स्टेशन पर लगे हुए मिल जाते हैं। जो आपका बिजली घर होता है वहाँ पर जो कंपोनेंट लगे होते हैं, 90% से ज़्यादा कंपोनेंट SGP के अंदर उसके पढ़े जाते हैं वो सारे के सारे। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सबके सब 3 फेज पर ही ऑपरेट करते हैं। तो बात यह है कि हम जब भी SGP पढ़ रहे हैं तो उसमें मोस्टली 90% कंपोनेंट सिर्फ 3 फेज के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो वैसे ही हमने जो फॉल्ट्स के बारे में स्टडी किया वो दरअसल 3 फेज फॉल्ट्स के बारे में स्टडी था, जिसमें से 2 प्रकार के थे। एक था हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट्स और एक था हमारा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स। तो जो सिमेट्रिकल फॉल्ट्स थे वो ऐसे होते थे कुछ के तीनों फेज में एक साथ फॉल्ट हो गया तो उसको सिमेट्रिकल फॉल्ट कह दिया, और जब एक या एक से ज़्यादा फेजेस में फॉल्ट होता था तो उनको अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स कहा जाता था। सिमेट्रिकल फॉल्ट्स में एक रिवीजन के तौर पर छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। सिमेट्रिकल फॉल्ट्स में तीनों फेजेस में समान करंट फ्लो होती थी, और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स में डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट करंट फ्लो होती थी। उसके बाद मैंने आपको उन फॉल्ट्स का कैलकुलेशन भी सिखाया था, न्यूमेरिकल्स भी करने सिखाए थे। तो वो क्लासेस भी आप सभी लोग देख लीजिएगा, और अपने इस 5th सेमेस्टर के SGP के सब्जेक्ट के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रोत्साहित करिए इस SGP क्लास को लेने के लिए। मात्र 200 रुपये फीस है। ये तो कोचिंग में क्लास पढ़ने जाओगे तो 2000 रुपये किताब लेता है टीचर, कम से कम 1500 रुपये, 1000 रुपये से कम तो कोई किताब लेता नहीं। और मैं यहाँ आपको 800 रुपये में सारे सेमेस्टर की पढ़ाई करा रहा हूँ। यार इतनी सस्ती पढ़ाई तो दुनिया में कहीं होती नहीं, फिर भी आपको एकदम और कंटेंट ऐसा दे रहे हैं कि दुनिया में शायद ही पूरे यूट्यूब पर कहीं और आपको इतना अच्छा कंटेंट इतनी ईजी लैंग्वेज में मिल पाएगा। साथ ही मैं आपको सारे नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा कि एग्जाम में उनसे अलग एक भी सवाल नहीं आ सकता, एक भी नहीं। चलिए फिर उसी क्रम में जब हम आगे बढ़े तो हमने चैप्टर नंबर 2 फिनिश किया है कंप्लीट, और आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। किसको स्टार्ट करने वाले हैं? चैप्टर नंबर 3 को।
तो जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है बेसिकली उस चैप्टर का नाम है हमारा फ्यूज़। क्या नाम है? चैप्टर का नाम ही है फ्यूज़। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज़ डिस्कस करेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम अपने इस चैप्टर नंबर 3 को सिर्फ एक ही लेक्चर में आज के में कंप्लीटली फिनिश कर लेंगे। 30 से 35 मिनट का मैक्सिमम क्लास होगा और इस 30 से 35 मिनट की क्लास में हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीटली फिनिश कर लेंगे, क्योंकि हमको केवल यहाँ पर समझना है। लिखेंगे तो आप नोट से, यहाँ पर हमको केवल डिटेल चीज़ें समझनी है। चलिए करते हैं शुरू। फ्यूज़ बहुत कॉमन सी चीज़ लगती है कि मैंने तो बहुत बार सुना है, फ्यूज़ क्या होता है, मैंने तो 1000 बार सुना है फ्यूज़ क्या होता है। तो फ्यूज़ एक ऐसा कंडक्टिव वायर होता है जो फॉल्टी कंडीशन में, यानी कि जब कोई फॉल्ट आ रहा है तो उस फॉल्टी कंडीशन में यदि सर्किट में, और ऑब्वियस सी बात है फॉल्टी कंडीशन में सर्किट में ओवर करंट जरूर आती है, तो जब फॉल्टी कंडीशन में सर्किट में ओवर करंट आती है तो वो करंट हमारे सर्किट के बाकी कंपोनेंट्स को नुकसान पहुंचा सकती है। तो होता क्या है कि जो फ्यूज़ होता है वो हमारा उस करंट को, जब करंट फ्यूज़ के ऊपर आएगी तो फ्यूज़ खुद मेल्ट हो जाता है उस करंट के प्रभाव से, लेकिन बाकी सर्किट को सेव कर लेता है, सुरक्षित कर लेता है। तो फ्यूज़ एक प्रकार से हम फ्यूज़ को सैनिक से बोल सकते हैं, जो बॉर्डर पर हमारे सोल्जर होते हैं, कि अगर इत्तेफाक से कभी कोई ओवर करंट यानी कि दुश्मन की तरफ से कोई गोलाबारी, कोई हमला हो गया तो उसको आप तक नहीं पहुंचने देंगे, आपको सेव रखेंगे। वो अलग बात है कि वो उस हमले से बचते हुए, डिफेंस करते हुए शहीद हो जाएं, वो अलग बात है। सेम कहानी फ्यूज़ की है कि फ्यूज़ भैया ओवर करंट नाम का जो दुश्मन आ रहा है, उस ओवर करंट नाम के दुश्मन से, क्योंकि कहाँ से पैदा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ फॉल्ट से। ओवर करंट सिवाय फॉल्ट के किसी और चीज़ से पैदा नहीं हो सकता। वो अलग बात है कि ओवरलोड, अब आप बोलोगे कि सर ओवरलोड से भी तो ओवर करंट पैदा हो सकता है, तो वो भी एक प्रकार का फॉल्ट ही है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जब कोई फॉल्ट होगा तभी हमारा ओवर करंट प्रोड्यूस होगा, और उस ओवर करंट नाम के शत्रु से रक्षा करने के लिए हमने अपना फ्यूज़ नाम का सैनिक खड़ा कर रखा है, जो कि पूरी जिम्मेदारी लेता है सर्किट को सेव करने की। अगर ओवर करंट आया भी तो खुद पिघलेगा, खुद मरेगा, बाकी सर्किट सुरक्षित रहेगा। आया बात समझ में फ्यूज़ क्या होता है? एक फ्यूज़ का बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है, कोई डिटेल नहीं समझाया, कुछ नहीं समझाया। फ्यूज़ बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। अभी हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि फ्यूज़ की ज़रूरत क्यों है, फ्यूज़ के फ़ायदे क्या हैं, फ्यूज़ के नुकसान क्या हैं, और फिर फ्यूज़ के टाइप पढ़ेंगे इन डिटेल। फिलहाल अगर नॉर्मली देखा जाए तो फ्यूज़ हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होगा लो वोल्टेज फ्यूज़, निम्न वोल्टता फ्यूज़। दूसरा होगा हमारे पास हाई वोल्टेज फ्यूज़, यानी कि उच्च वोल्टता फ्यूज़। तो ये जो लो वोल्टेज फ्यूज़ यानी कि निम्न वोल्टता फ्यूज़ होता है, ये दरअसल एक ऐसा फ्यूज़ होता है बच्चे जो कि लो वोल्टेज पर ऑपरेट करेगा। नाम से पता लगा सकते हो आप, नाम क्या कह रहा है, नाम कह रहा है लो वोल्टेज फ्यूज़। तो लो वोल्टेज फ्यूज़ जो होता है वो आपका लो वोल्टेज सप्लाई पर वर्क करता है। जो हाई वोल्टेज फ्यूज़ होते हैं वो आपके हाई वोल्टेज सप्लाई पर वर्क करते हैं, या फिर हाई पावर पर। बेसिकली जो फ्यूज़ होता है उसका जो कनेक्शन किया जाता है, अगर बात करें फ्यूज़ के कनेक्शन की, तो फ्यूज़ का जो कनेक्शन किया जाता है वो आपका सीरीज में किया जाता है। इसमें किया जाता है, फ्यूज़ का जो कनेक्शन होता है वो भैया हमारा सीरीज में किया जाता है। किसके साथ? फेज वायर के साथ। यानी कि फ्यूज़ को हमेशा सिर्फ और सिर्फ फेज वायर में लगाया जाता है, क्योंकि सर्किट का जो करंट रहता है वो कहाँ फ्लो होता है, क्योंकि सर्किट का करंट भी तो हमारा फेज वायर में ही फ्लो होता है। इसीलिए जो हमारा क्या बोलते हैं फ्यूज़ वायर होता है या फ्यूज़ होता है वो आपका फेज वायर में लगाया जाता है। फ्यूज़ किस में लगाया जाता है? फेज वायर में लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि करंट तो उसी में फ्लो हो रहा है। जब ओवर करंट आएगा तो फेज वायर में तो आएगा, इसीलिए फ्यूज़ को फेज वायर में इंस्टॉल करते हैं। ये बात हुई। उसके बाद फ्यूज़ जो होता है वो जितना हो सके कम से कम रेजिस्टेंस का, जो कि हमारी रेटेड करंट के आसपास का रहना चाहिए, मतलब रेजिस्टेंस कम से कम रहे और करंट भी उसका जो सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकता है उस मैक्सिमम करंट के आसपास का ही हमारा फ्यूज़ की रेटेड कैपेसिटी होनी चाहिए। उसके बाद एक और कंपोनेंट है बच्चों जो बिल्कुल इसी तरीके का होता है,
मतलब जो काम फ्यूज़ कर रहा है वही काम थोड़े से और बड़े लेवल पर जा कर के एक कंपोनेंट करता है, और उसका नाम आप सभी लोगों को पता ही है, और साथ ही साथ हम उसको जानेंगे अपने अगले चैप्टर में, सर्किट ब्रेकर। दरअसल ये जो सर्किट ब्रेकर है ये भी एक ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट है जो फॉल्टी कंडीशन आने पर आगे के सारे सर्किट को सेव कर लेता है, ब्रेक कर देता है। लेकिन फिर हम लोगों ने जाना था अपने चैप्टर नंबर 1 में, जब मैंने आपको बताया था कि सर्किट ब्रेकर में और फ्यूज़ में क्या अंतर होते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों ने जाना था या नहीं जाना था, तो अब जान लेंगे कि सर्किट ब्रेकर और फ्यूज़ में बस थोड़ा सा अंतर है कि फ्यूज़ अगर फॉल्ट जब आएगा तो मेल्ट हो जाएगा, वापस से खुद से तार नहीं जोड़ सकता, फिर उसको ला करके मैनुअली मैकेनिकली हाथ से जोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फ्यूज मेल्ट हुआ और बस अपने आप वो जुड़ गया। लेकिन सर्किट ब्रेकर के साथ ऐसा नहीं है। सर्किट ब्रेकर अगर अपने कॉन्टैक्ट ओपन करता है तो यदि फॉल्ट ठीक हो जाता है तो फिर वो अपने कॉन्टैक्ट वापस से नीचे गिरा, यानी कि सर्किट को प्रॉपर चालू कर देगा। यदि वो फॉल्ट अगर ठीक हो गया तो वो सर्किट को वापस से वैसे ही चालू कर देगा जिस प्रकार से सर्किट पहले चालू था। तो ये थोड़ी सर्किट ब्रेकर की प्रॉपर्टी रहती है। लेकिन फ्यूज़ अगर एक बार मेल्ट हो गया तो हो गया। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि फ्यूज़ के फ़ायदे क्या हैं, किसके बारे में बात कर लेते हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्यूज़ के बारे में। किसके बारे में बच्चे? एडवांटेजेस ऑफ फ्यूज़ के बारे में, यानी फ्यूज़ के जो एडवांटेजेस हैं, अब थोड़ी सी बात उनके बारे में भी कर लेते हैं कि फ्यूज़ के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं हमारे। तो जब बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ फ्यूज़ के बारे में, तो सबसे पहला एडवांस तो यही है कि फ्यूज़ एक ऐसी प्रोटेक्टिंग डिवाइस है जो सर्किट को हाई करंट से प्रोटेक्ट करता है या फिर सर्किट का डैमेज होने से बचाता है फॉल्टी कंडीशन में, या फिर कभी भी अगर किसी भी प्रकार से हाई करंट अगर सर्किट में आ गया तो उस हाई करंट को सर्किट को सहने से बचाएगा फ्यूज़। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है, अगर बात करें हम फायदों की, एडवांटेजेस, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? इसको हिंदी में कहते हैं लाभ। तो अगर बात करें हम एडवांटेजेस यानी कि लाभ की, तो भैया सबसे पहला और सबसे बिगेस्ट जो एडवांटेज है आपके फ्यूज़ का, वो तो यही कहा जाएगा ना कि ये एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो कि सबसे सस्ता बैठेगा। अगर इसको देखा जाए तो इसमें जो है सबसे सस्ता सर्किट को प्रोटेक्ट करने वाला सबसे सस्ता मटेरियल है ये, सबसे सस्ता स्विच गियर है ये। क्या है? दिस इज द चीपेस्ट स्विच गियर। प्रॉपर्टी नंबर 1 इसकी आती है चीपेस्ट, सबसे सस्ता। मतलब बाकी सारे स्विच गियर जो कि सर्किट को ओवर करंट से सुरक्षा प्रदान करते हैं, उन सब में अगर तुलना की जाए तो फ्यूज़ हमारा सबसे सस्ता है। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही जल्दी ऑपरेट हो जाता है, क्विक ऑपरेशन, शीघ्र इसका ऑपरेशन हो जाता है, तुरंत ये ऑपरेट कर देता है। मतलब ये नहीं है कि ओवर करंट आया, पहले उसको 10 सेकंड 20 सेकंड होल्ड किया, फिर आगे बढ़ा, तुरंत ही ऑपरेट होएगा, तुरंत ही मेल्ट हो जाएगा। ऐसा ना हो कि जो इसको मार के आगे निकल जाए। ये एक ऐसा सैनिक है जो खुद अगर मर भी गया तो भी दुश्मन घर में नहीं घुस सकता। पूरी कहानी सुनिए। फ्यूज़ एक ऐसे सैनिक की तरह कार्य करता है कि जो अगर शहीद भी हो गया हमको बचाते बचाते, तब भी दुश्मन घर में एंट्री नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो रास्ता बंद कर देता है करंट के जाने का। करंट जो फ्लो होता है वो आप और हम सब जानते हैं कि किसी वायर, किसी माध्यम के थ्रू फ्लो होता है। तो ये जो फ्यूज़ है, जब फ्यूज़ वायर है तो फ्यूज़ वायर के थ्रू ही करंट जा रहा था। अब ये फ्यूज़ वायर ही मेल्ट हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारा फ्यूज़ वायर ही मेल्ट हो जाएगा तो करंट तो आगे को पास होगा ही नहीं। लॉजिकल बात है कि नहीं? मतलब करंट हमारा आगे को पास नहीं होगा फिर, क्योंकि जब हमारा फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाएगा तो फिर करंट आगे पास नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको बोला कि ये एक ऐसा सैनिक है जो अगर मर भी गया तब भी हमारे घर को सुरक्षित करके जाएगा। और क्विक ऑपरेशन, सबसे जल्दी ऑपरेशन होते हैं। इकोनॉमिकल, सबसे सस्ता, काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है अगर देखा जाए इसको। तो दूसरी बात, इसको ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं।
ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए इसको काफ़ी बार यूज़ करते हैं। उसके बाद भैया अगर देखा जाए तो इसमें मेंटेनेंस की कोई आवश्यकता नहीं होती, नो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, नो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है कि जब तक फ्यूज़ एक बार लगाने के बाद जब तक फ्यूज़ ऑपरेट होता रहेगा, कहने का मतलब जब तक वो फ्यूज़ ख़राब नहीं हो जाता तब तक हमको मेंटेनेंस की कोई भी नीड नहीं होती है। देयर इज़ नो नीड ऑफ मेंटेनेंस अंटिल द फ्यूज़ ब्रेक्स इटसेल्फ, मतलब या फिर मेल्ट इटसेल्फ, कि जब तक वो फ्यूज़ पिघल नहीं जाता, जो फ्यूज़ वायर है वो पिघल नहीं जाता, तब तक हमको कोई भी ज़रूरत नहीं होती है मेंटेनेंस की। हाँ, जब वो फ्यूज़ पिघल गया फिर तो हमारा सर्किट ही ख़त्म हो गया, फिर तो हमको नया फ्यूज़ वायर लगाना है ला करके, तो फिर कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसीलिए भैया ये हमारे 4 या 5 एग्जाम्पल हो गए, इसमें एडवांटेज हो गए, इसके फ़ायदे, इसके लाभ हो गए। साथ ही एक और एडवांटेज है इसका जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ बिगेस्ट एडवांटेज, वो ये है कि इसके ऑपरेशन में किसी भी प्रकार का कोई धुआं नहीं निकलता, कोई हानिकारक गैस कुछ भी नहीं निकलता, इसीलिए इससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। अगर आप उसको लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, नो पोल्यूशन, कोई पर्यावरण प्रदूषण नहीं, नो पोल्यूशन मतलब कोई भी पोल्यूशन नहीं होगा, कोई भी किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये बात समझ में आई होगी। ये हमने अपने फ्यूज़ के मोस्ट एडवांटेजेस के बारे में जाना है और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली बात ज़रूर पता लगा होगा और साथ ही साथ समझ में भी आया होगा। ठीक है भैया, बताइए जल्दी ज़रा। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? तो अगर हमने इसके एडवांटेज जान लिए हैं तो चलिए अब थोड़े से इसके डिसएडवांटेजेस को भी जान लेते हैं। एडवांटेजेस तो हम लोगों ने जान लिए इसके, और एडवांटेजेस में काफ़ी अच्छे से आपको मैंने सिखा भी दिया कि क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं। चलिए अब जल्दी से इसके थोड़े से 2-4 डिसएडवांटेजेस को और जान लेते हैं, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे फ्यूज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर हम पढ़ेंगे फ्यूज़ के प्रकार, और इस प्रकार से करते करते हमारा फ्यूज़ वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। एडवांटेजेस तो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया इसका, अब थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेजेस भी पढ़ लेते हैं, यानी कि हानि, कि इसकी हानियाँ क्या क्या है। तो देखिए भैया, जैसा कि मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि हर चीज़ की अगर अच्छाई है तो उसकी बुराई भी है, अगर बुराई है तो अच्छाई भी है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि उसमें सिर्फ बुराई हो और ऐसा भी नहीं हो सकता कि उसमें सिर्फ अच्छाई हो। तो अभी हमने फिलहाल इसकी अच्छाइयाँ यानी कि इसके एडवांटेजेस जाने थे, अब हम इसकी थोड़ी सी बुराई यानी कि इसके डिसएडवांटेजेस जान लेते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज जो है इसका वो ये है भैया कि इसको जो रिपेयर करते हैं, रिपेयरिंग टेक्स टाइम, मतलब कि इसको रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, या फिर कहने का मतलब ये कि ऑटोमेटिक रिपेयर नहीं होता, ऑटोमेटिक ऑपरेटेड नहीं होता, मतलब केवल ब्रेक हो जाएगा लेकिन दोबारा जब चलाना होगा तब ये ऑटोमेटिक नहीं चल पाएगा, इसको मैनुअली हाथ से प्रॉपरली ऑपरेट कराना पड़ेगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसके मेंटेनेंस तो कोई नहीं होती, लेकिन जब इसको वो करना पड़े, क्या बोलते हैं, बदलना पड़े, चेंज करना पड़े, जब इसको चेंज करते हैं तब इसकी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पड़ जाती है और काफ़ी ज़्यादा समय की कंज्यूमिंग हो जाती है। दूसरी बात ये है भैया कि ये अर्थ लीकेज करंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता, यानी कि क्या है कि ये अर्थ लीकेज करंट से प्रोटेक्शन नहीं देता। मतलब ये जो है भैया आपका अर्थ लीकेज करंट से इसमें प्रोटेक्शन नहीं दी जा सकती, क्योंकि होता क्या है कि अर्थ लीकेज करंट जो है वो अर्थ में जाना होता है और उसको
प्रोटेक्शन नहीं दे पाता है फ्यूज़। उसके बाद इसका एक डिसएडवांटेज और है कि इसको वेरी लो वोल्टेज और वेरी हाई वोल्टेज पर ऑपरेट नहीं कराया जा सकता। डू नॉट ऑपरेट ऑन वेरी लो वोल्टेज एंड वेरी हाई वोल्टेज। वेरी लो वोल्टेज नहीं, वेरी हाई वोल्टेज नहीं। इस प्रकार से ना तो इसको बहुत ज़्यादा कम वोल्टेज पर ऑपरेट कराया जा सकता है और ना ही इसको बहुत ज़्यादा वोल्टेज पर ऑपरेट कराया जा सकता है। इसको एक ना तो बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, मतलब कि नॉर्मली इसको ना ज़्यादा हाई वोल्टेज पर और ना ही ज़्यादा लो वोल्टेज पर इसको ऑपरेट कराया जा सकता है। आई होप कि आपको इसके डिसएडवांटेजेस भी क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए जल्दी से इनको नोट डाउन कर लीजिए। हिंदी, रिपेयरिंग में समय लगता है, अर्थ लीकेज करंट से प्रोटेक्शन नहीं देता, वोल्टेज वेरी लो वोल्टेज पर ऑपरेट नहीं होता और वेरी हाई वोल्टेज पर भी ऑपरेट नहीं होता। उसके बाद पढ़ते हैं फ्यूज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? अब हम पढ़ेंगे भैया फ्यूज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो फ्यूज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि एक अच्छे फ्यूज़ वायर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एक अच्छे फ्यूज़ वायर में हमारी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा एक अच्छा फ्यूज़ वायर है उसमें सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये होनी चाहिए कि उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लो मेल्टिंग पॉइंट। मतलब उसमें जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम लोग यानी कि इसका हिंदी में अगर इसको कहें, इसको कह देंगे हम निम्न गलनांक। निम्न गलनांक। तो इसका मतलब ये है कि जो भी कोई हम लोग यूज़ कर रहे थे अपना फ्यूज़ वायर के रूप में, जिस भी किसी मटेरियल को हम लोग यूज़ कर रहे थे, वो मटेरियल हमारा लो मेल्टिंग पॉइंट यानी कि निम्न गलनांक वाला होना चाहिए। क्योंकि जितना ज़्यादा कम गलनांक रहेगा उतना ही हमारा फ़ायदा रहेगा। क्योंकि देखिए गलनांक अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए पिघलने के लिए, और इसका मतलब करंट भी ज़्यादा चाहिए टेम्परेचर के लिए। तो जब करंट ज़्यादा चाहिए हवा टेम्परेचर के लिए तो ऑब्वियस सी बात है भैया कि अगर करंट ज़्यादा है टेम्परेचर का तो हमको ऐसा मटेरियल चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो, ताकि सर्किट में ओवर करंट फ्लो होने की कोई भी संभावना ही ना रहे। कोई भी संभावना रहे, मतलब ना छोटी ना बड़ी, किसी भी प्रकार की कोई भी संभावना ना रहे। ठीक, समझ आई बात यहाँ तक? दूसरा जो फ्यूज़ वायर है वो कुछ इस प्रकार का होना चाहिए कि उसकी कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उसकी कंडक्टिविटी यानी कि चालकता हाई होनी चाहिए। अब ये कंडक्टिविटी या फिर चालकता जो होती है, इसको हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, ये तो आपको पता ही है कि किसी भी वायर में करंट फ्लो होने की जो क्षमता है उसको कंडक्टिविटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक अच्छे फ्यूज़ वायर की कंडक्टिविटी का हाई होना ज़रूरी है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो फ्यूज़ वायर के रूप में हम लोग किस किस मटेरियल का वायर बना सकते हैं? एक सिल्वर का बना सकते हैं, गोल्ड का बना सकते हैं, कॉपर का बना सकते हैं। तो इसी प्रकार के एल्यूमिनियम का भी बना सकते हैं, लेकिन बनाते नहीं, कॉपर तक का बना रहने देते हैं बस। तो इस प्रकार से हम लोग ये वायर फ्यूज़ जो बनाते हैं वो सिल्वर का, कॉपर का, गोल्ड का। सिल्वर कॉपर ही मैक्सिमम है, गोल्ड भी नहीं बना पाते वरना चोरी हो जाएगा, इसलिए गोल्ड भी नहीं बनाते हैं। तो सिल्वर कॉपर का बनाते हैं क्योंकि चालकता उसकी अधिक होनी चाहिए। दूसरी चीज़, उसका ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए, ऑक्सीडाइजेशन नहीं होना चाहिए। ऑक्सीकरण का मतलब जंग लगने की समस्या ना हो, ऑक्सीकरण नहीं, मतलब कि वो जो वायर है ये कि हम पहले आपको तो हम लोग बात इसके बारे में कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताओं के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं भैया कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि एक फ्यूज़ वायर में पाई जाने वाली विशेषताएं। तो जो विशेषताएं फ्यूज़ वायर में पाई जाती हैं उनमें सबसे पहला है लो मेल्टिंग पॉइंट, कम गलनांक हो, चालकता अधिक हो और ऑक्सीकरण उसका ना हो, जिससे कि
उसमें जंग लगने की किसी भी प्रकार की कोई भी संभावना ना रहे। देखिए ऑक्सीकरण का मतलब सीधा सीधा यहाँ पर बच्चे जंग लगने से होता है, इसीलिए हमको एक ऐसा मटेरियल चाहिए होता है जिसमें कि जंग लगने की किसी भी प्रकार की कोई भी संभावना ना रहे। ठीक है भैया, ओके देन। उसके बाद बढ़ते हैं भैया आगे और आते हैं अपने फ्यूज़ के प्रकार पर, या फिर ये जान लेते हैं कि फ्यूज़ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या हो सकती हैं, या फिर किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जब हम फ्यूज़ को स्टडी कर रहे हैं। तब हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, अदरवाइज दिक्कत पड़ेगी, उनके बारे में भी जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए अभी एक और इसका डिसएडवांटेज हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, जो कि हमेशा हमेशा और हमेशा किसी भी स्विच गियर के डिसएडवांटेज के रूप में कंसिडर किया जा सकता है। उसका नाम है लो कॉस्ट, सॉरी डिसएडवांटेज नहीं, माफ़ी चाहूँगा, कैरेक्टरिस्टिक्स लो कॉस्ट। मतलब एक ऐसा वायर हो जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो, कंडक्टिविटी हाई हो, ऑक्सीकरण नहीं हो और इन सब प्रॉपर्टीज़ के साथ सस्ता भी मिले। मतलब सारी प्रॉपर्टीज़ भी हो और साथ में वो वायर सस्ता भी मिलना चाहिए। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ भी हो और साथ में वो वायर सस्ता भी मिले, तो ये जो भी वायर, जो भी मटेरियल इन सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा उसको हम एज अ फ्यूज वायर चुन लेते हैं। जैसे कि जिंक और लेड है, लेड को 37 मिलाओ % में और जिंक को 67 मिलाओ, मिलकर जो मटेरियल बनेगा वो हमारा काम कर जाएगा फ्यूज की जगह। कॉपर है वो डायरेक्ट कर जाएगा, सिल्वर है वो डायरेक्ट कर जाएगा। इस प्रकार से हमारे ये रहते हैं एज अ फ्यूज यूज होने वाले मटेरियल्स। चलिए अब फ्यूज से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी बेसिक टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं। जो इसको मिटा नहीं रहे, यहीं पर लिख देता हूँ मैं। जैसे कि अगर बात करेंगे हम तो फ्यूज करंट के बारे में, फ्यूज करंट, तो देखिए जो बच्चे हमारी फ्यूज करंट होती है वो रहती है जिस करंट की जिस वैल्यू पर फ्यूज वायर मेल्ट होगा उसको कहा जाता है फ्यूज करंट या फिर फ्यूजिंग करंट। मतलब करंट की जिस वैल्यू पर फ्यूज वायर मेल्ट होगा हमारा, उसको फ्यूजिंग करंट या फिर फ्यूज करंट का नाम दिया जाता है। उससे पहले आती है रेटिंग ऑफ फ्यूज। क्या आती है, इसको ऊपर लिखो, रेटिंग ऑफ फ्यूज। मतलब कि फ्यूज की रेटिंग बताई जाती है इसमें कि जो हमारा फ्यूज है वो हमारा कितने कितने एम्पियर, कितने वोल्टेज पर ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। उसके बाद अगला रहता है नेचर ऑफ मटेरियल, फिर क्या रहता है, फिर रहता है हमारा नेचर ऑफ मटेरियल। इसमें हम लोग ये पता लगाते हैं कि जो मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो किस प्रकार का है। ठीक है नहीं, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है और इतना तो आप लोग जानते ही है, बाकी हम लोग इससे जान गए हैं। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं और अब सीखते हैं अपने फ्यूज़ के प्रकारों को। तो मैं आज केवल फ्यूज़ के प्रकारों के नाम बता दे रहा हूँ। देखिए पहले मैंने बताया लो वोल्टेज फ्यूज, हाई वोल्टेज फ्यूज, बिल्कुल सही था। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर देखा जाए तो ये दो प्रकार के फ्यूज होते हैं, एक होते हैं रिवायरेबल और एक होते हैं नॉन रिवायरेबल। मतलब एक वो जिनको रिपेयर करके ठीक किया जा सकता है और एक वो जिनको कितना भी रिपेयर कर लो लेकिन मतलब उनको रिपेयर ही नहीं कर सकते अगर हम रिपेयर करने की सोचें भी तो इस प्रकार से दो टाइप के फ्यूज हो गए। फ्यूज की जब बात करें और फ्यूज की टाइप्स की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन, तो हमारे दो टाइप के फ्यूज हो गए। फिर से कौन कौन से, एक हो गए रिवायरेबल फ्यूज और दूसरा हो गया नॉन रिवायरेबल फ्यूज। एक हो गया रिवायरेबल फ्यूज, एक हो गया नॉन रिवायरेबल फ्यूज। रिवायरेबल मतलब जिसको दोबारा ठीक किया जा सके। रिवायरेबल का मतलब जो रिपेयर हो सके, जो रिपेयर हो सके वो है आपका रिवायरेबल फ्यूज, और जो रिपेयर ना हो वो है आपका
नॉन रिपेयरेबल फ्यूज। अगर इनकी वर्किंग के आधार पर बात करें तो ये दो प्रकार के फ्यूज होते हैं, मतलब इन्हीं दोनों के नाम है बेसिकली देखा जाए तो, और वो ये है, एक होता है कार्टेज टाइप फ्यूज, मतलब कार्टेज का मतलब पता है ना, कार्टेज को जब एक बार रिफिल कर लेते हैं, वो एक बार फिल कर लेते हैं तो फिर हम उसको रिफिल नहीं कर सकते, खर्च करने के बाद दोबारा नहीं भरवा सकते। तो इसीलिए ये है आपका कार्टेज टाइप फ्यूज़। और दूसरा रिवायरेबल फ्यूज होता है जिसको हम लोग किट कैट फ्यूज़ के नाम से भी जानते हैं, जो मोस्ट फेमस फ्यूज़ है हमारे घरों में जो यूज़ किया जाता है, किट कैट फ्यूज़। तो जो हमारा रिवायरेबल फ्यूज़ है वो ऑब्वियसली बात है कि जिसको हम एक बार ख़राब हो जाने पर दोबारा वायर की हेल्प से जोड़ सकें, वो हमारा कहलाएगा रिवायरेबल फ्यूज़। और जो हमारा नॉन रिवायरेबल फ्यूज़ है वो वह फ्यूज़ है जो ख़राब होने पर ठीक ना हो सके। यानी कि आप लोगों ने देखा आपके घर में, अगर सभी के घर में इन्वर्टर लगा होता है, तो यदि आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है तो आप लोग इन्वर्टर के पीछे से कभी अगर देखा हो तो इतनी बड़ी सी डिब्बी सी आती है, सिलेंड्रिकल शेप टाइप होती है उसकी, ये होती है सिलेंड्रिकल शेप, इतना कैप होता है इस पर ऐसे करके, तो ये हमारी उसकी सिलेंड्रिकल शेप होती है। तो यहाँ से पतला सा तार जा रहा होता है अंदर, इसके अंदर से गिलास के अंदर होती है बनी हुई। तो ये जो फ्यूज़ होता है अगर एक बार ख़राब हो जाए तो दोबारा ठीक नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो रिवायरेबल फ्यूज़ होते हैं, जो किट कैट फ्यूज़ होते हैं, कार्टेज टाइप ख़राब होगा ठीक नहीं हो सकते, लेकिन किट कैट टाइप जो फ्यूज़ होते हैं अगर वो एक बार ख़राब भी हो जाए तब भी उनको कितनी भी बार ठीक किया जा सकता है। जैसा कि आप लोगों ने आपके घर में जितने भी फ्यूज़ लगे होते हैं खींच के निकाल देते हैं उसको, फिर डापा में डाल देते हैं, वो किट कैट फ्यूज़ ही होते हैं, या फिर उनको रिवायरेबल फ्यूज़ ही कहा जाता है। तो फ्यूज़ की आज की इस क्लास में हम लोगों ने फ्यूज़ का इंट्रोडक्शन सीखा, उसके टाइप्स को जाना, फ्यूज़ के एडवांटेजेस को जाना, फ्यूज़ के डिसएडवांटेजेस, फ्यूज़ की करैक्टरिस्टिक्स और फ्यूज़ के टाइप्स को जाना है। इन दोनों प्रकार के अलावा ये दोनों लो वोल्टेज पर ऑपरेट होते हैं, और इन दोनों प्रकार के अलावा एक प्रकार के और फ्यूज़ हैं जो कि हमारे हाई वोल्टेज पर सब स्टेशंस में मुख्य रूप से उपयोग किए जाते हैं, और उनका नाम है HRC फ्यूज़। अगले लेक्चर में हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे? HRC फ्यूज़। HRC का फुल फॉर्म क्या है? हाई रप्च्यूरिंग कैपेसिटी। अगर बात करें हम HRC की तो हाई रप्च्यूरिंग कैपेसिटी, और अगर हम बात करें इसकी हिंदी परिभाषा की तो इसकी जो हिंदी परिभाषा मतलब हिंदी जो इसका रूपांतरण हो जाएगा वो हो जाएगा उच्च विभेदन क्षमता। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका उच्च विभेदन क्षमता। तो जो हमारा HRC फ्यूज़ है वो हमारा उच्च विभेदन क्षमता हाई रप्च्यूरिंग कैपेसिटी वाले फ्यूज होते हैं, जो करंट की हाई वैल्यू को भी रप्च्यूर या फिर भेद सकते हैं, विभेद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने लगभग सारा चैप्टर खत्म कर लिया। बस ये HRC फ्यूज रह गया है, इसको हम अपने अगले लेक्चर में बाई डायग्राम दिखा करके एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ कार्टेज टाइप फ्यूज़ और रिवायरेबल फ्यूज़ का डायग्राम और उनको रीवायर करने का तरीका भी सिखा देंगे, और ये भी बता देंगे कि जो हमारे कार्टेज टाइप फ्यूज़ हैं उनको रिवायरेबल फ्यूज़ क्यों नहीं कर सकते, मतलब उनको हम वायर के द्वारा ठीक क्यों नहीं कर सकते। ये बात भी मैं आप लोगों को बता दूंगा अगले लेक्चर में आने वाले में। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको SGP का चैप्टर नंबर 3 जो कि फ्यूज़ हो गया, आधा निपट गया, पूरा अच्छे समझ में आया होगा। बच्चे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अपने इस SGP के सब्जेक्ट के साथ बच्चों को लेकर के आइए। आपकी क्लास में इतने बच्चे हैं, जाकर के बोलिए कि बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि बढ़िया पढ़ा रहे हैं तो कोई फोर्स नहीं है,